Hello students, welcome to IJS Law classes. So in the last lecture हमने complete किया था types of marriages and we studied about the types of marriages, prohibited relationship and Sapinda relationship also. Right? In this lecture we are going to start from section number 5. Right? Section number 5 and section number 7 को cover करेंगे हम लोग इस lecture के अंदर. So मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे सेक्शन नंबर 5 अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी मोनोगैमी की. जब हम ना इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी मोनोगैमी की. राइट? व्हाट इज मोनोगैमी? कैन एनीबॉडी टेल? What is monogamy? You can write in the chat. Right, Yamini, you are right कि भाई एक पर्सन की एक ही शादी होगी. राइट? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर 5. I hope you all are sitting with your bare hands, right? सेक्शन नंबर 5 को देखें तो ये हमें 4 चीजें बताता है. ठीक है, सबसे पहली बात तो मोनोगैमी. You can make the bullets whatever I am writing. एंड फोर्थ इज ये बात करता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सपिंदा रिलेशनशिप की. उसे अलग अलग भी लिख सकते हैं आप. चलिए हम 5 पॉइंट्स बना देते हैं. नाउ अगर हम आज के टॉपिक को हेडिंग दे तो हम डालेंगे कंडीशंस. कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज. राइट? तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए हिंदू मैरिज की कि भाई आप अगर इन कंडीशंस को फॉलो करोगे तो आपकी हिंदू मैरिज बिल्कुल वैलिड होगी. लेकिन अगर आप इन कंडीशंस को वायलेट करोगे तो या तो आपकी हिंदू मैरिज एक्ट तब भी वैलिड होगी या तो वॉइड होगी या वॉइडेबल होगी. तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे. और स्टूडेंट्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन सी मैरिज जो है वैलिड होगी, कौन सी मैरिज वॉइड होगी और कौन सी वॉइडेबल होगी. तो सेक्शन 5 के 5 पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, बट ये सिर्फ हेड्स बताया. अब इनको ब्रीफली हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. राइट? जैसे कि मोनोगैमी को पहले लेते हैं. मोनोगैमी होता क्या है? ये होता है कि सिंगल मैरिज, जैसे कि मैंने आपको बताया 1955 से पहले क्या कॉन्सेप्ट था? पॉलीगैमी का कॉन्सेप्ट था. लेकिन क्योंकि हमें चाइल्ड की प्रोटेक्शन भी देखनी थी, राइट, और बहुत सारी चीजें डिस्प्यूट्स में आ रही थी, तो फिर मोनोगैमी का कंसेप्ट आया धीरे धीरे करके. राइट? और फिर इसको हिंदू लॉ के अंदर एक कंडीशन डाल दिया गया सेक्शन 5 के अंदर. हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आपने शादी करी है तो आप मोनोगैमी ही करेंगे. पॉलीगैमी इज एन ऑफेंस. राइट? जिसका आईपीसी के अंदर, बाईगैमी के अंदर भी आपको पनिश किया जाएगा. राइट? लेकिन देखिए, अब ये तो बोल दिया कि इसके बाद जो भी है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अब मोनोगैमी का कंसेप्ट तो आ गया, यानी कि सिंगल मैरिज. राइट? सिंगल मैरिज का कॉन्सेप्ट आ गया. लेकिन लेकिन इससे पहले अगर किसी ने शादियां कर रखी है, 2-2, 3-3, तो उन शादियों को क्या होगा? क्या अब वो ये एक्ट आने के बाद वैलिड रहेंगी या वॉइड हो जाएंगी? तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा. यानी कि फ्यूचर के लिए अब जितने भी मैरिजेस होंगी इस एक्ट के आने के बाद, अब जो मैरिजेस होंगी सबको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. अदरवाइज जो ऑलरेडी हो चुकी है पास्ट में उनके ऊपर ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, वो वैसी की वैसी वैलिड ही रहेंगी. आई होप this point is clear to you. If there are any doubts, you can write in the chat box. Okay. अगर आप आईपीसी रिलेट करें तो अराउंड 494, राइट? अगर आप देखें तो ये सारे सेक्शंस क्यों बनाए गए हैं? वो इन्हीं चीजों को जो वायलेट करते हैं, जैसे बाईगैमी वगैरह हो गया, इन्हीं चीजों को पनिशमेंट देने के लिए आईपीसी के
ये वाले सेक्शंस डाले गए हैं। तो उस चीज को आप रिलेट करके भी आंसर राइटिंग कर सकते हो हिंदू लॉ में, राइट? ओके, if there are any doubts to you, you can write in the chat box. Otherwise I'm moving further. अच्छा, ये किसी के मन में नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन ने इस बी पर्सन से शादी करी। अभी क्या है, ये ए पर्सन हिंदू है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तो ये पर्सन एक ही शादी कर सकता है, लेकिन इसको करनी है 2-3 शादी, इसको इस सी से भी शादी करनी है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये बड़ा क्लेवर है, ये क्या करता है, हिंदू था तो भाई हिंदुज्म में तो एक ही शादी कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम हो जाऊं मैं तो बहुत सारी शादियां कर सकता हूं मैं। तो ये बी से शादी करने के बाद ना खुद को कन्वर्ट कर लेता है, कन्वर्ट करके भी हो सकता है ना किसी और रिलीजन में, तो कन्वर्जन से ये हिंदू से मुस्लिम बन जाता है और फिर सी से शादी कर लेता है। तो कैन एनीबडी टेल मी कि अब क्या स्टेटस रहेगा ए और बी की मैरिज का, ए और सी की मैरिज का? क्योंकि मुस्लिम के हिसाब से तो 2-3 शादियां जो है वैलिड होती है, लेकिन हिंदू में तो एक ही कर सकते हैं। पर ये जो बी के अंदर जो शादी की थी ए और बी ने, ये तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से करी थी, पर उसके बाद ही कन्वर्ट हो गया और कन्वर्ट करके सी से शादी कर ली। तो अब बताइए, कैन एनीबडी टेल? Ma'am, if the conversion was done solely for the purpose of performing second marriage, then that second marriage will not be valid. And also, the first wife can take divorce on this ground. ओके, तो ये बात हुई थी, ये मैं आपको केस लॉ ही बता रही थी एक तरीके से। आई थिंक आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा इस बात से, राइट? तो सिचुएशन वाज द सेम इन दिस केस, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। ए एंड बी ये हिंदू थे, राइट? फिर ए ने खुद को कन्वर्ट करके मुस्लिम लॉ के हिसाब से सी से जो है शादी कर ली। ऑल दो शादी दोनों ही वैलिड है, क्योंकि हिंदूज में जो सेरेमनीज हुई थी उस हिसाब से बी से शादी करी पूरी, है ना? और फिर जो मुस्लिम रिलीजन के जो कस्टम्स होते हैं उन हिसाब से सी से इसने शादी करी, तो है तो दोनों वैलिड। लेकिन लेकिन अगर बी इसको ए को स्यू करे ना, तो ये नहीं होगा कि दोनों मैरिज अब वैलिड रहेंगी, क्योंकि ए जो है अब मुस्लिम बन गया है, तो वो 2 या 3 वाइफ रख सकता है नहीं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पहले इसकी एक शादी एग्जिस्ट कर रही है ना। और इसने जो कन्वर्जन किया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंटेंशन भी देखी जाएगी, इसका मोटिव ही यही था कन्वर्जन का टू द मुस्लिम कम्युनिटी, ताकि ये और शादियां करा सके अपनी, ठीक है। तो इसका मोटिव ही यही था, इंटेंशन ही यही था, टू कन्वर्ट हिमसेल्फ इनटू अ मुस्लिम, राइट? तो ये जो पर्सन है इसको लाइबल किया जा सकता है फॉर कमिटिंग बायगैमी, राइट? ऊपर से ये भी देखा जाएगा कि इसका तो इंटेंशन ही यही था मुस्लिम में कन्वर्ट होने का, क्योंकि ये डबल मैरिजेस कराना चाहता था, राइट? तो जब तक इस पर्सन की हिंदू में मैरिज एग्जिस्ट कर रही है, ये दूसरी शादी नहीं करा सकता है। बेशक इसने कन्वर्जन करा लिया हो, लेकिन इसकी स्टिल ये मैरिज तो एग्जिस्ट कर रही है ना, तो ही कैन नॉट डू दिस, राइट? इसको हेल्ड किया जाएगा फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगैमी, राइट? देखिए, अब ये जो केसेस है ना, इन केसेस के नाम याद रखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके जो फैक्ट्स है वो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको ये जो फैक्ट्स है इससे आपको हेल्प होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट? सो ये फैक्ट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। दूसरा आ गया, ऑल दो फैक्ट्स इसके ऑलमोस्ट सेम है, इसमें भी कोर्ट ने यही कहा कि भाई जब तक हिंदू मैरिज आपकी एग्जिस्ट कर रही है, तो आप कन्वर्जन के बाद भी खुद का आपने कन्वर्ट कर लिया मुस्लिम, कन्वर्जन के बाद भी यू कैन नॉट मैरी द अनदर पर्सन, राइट? तो ऑलमोस्ट ये दोनों केसेस जो है सेम है, लेकिन अब जो तीसरा केस है ये डिफरेंट है।
ना इस केस में क्या कहा कोर्ट ने कि भाई आपकी दो जो बीवियां हैं, गिव मी सेकंड, अब देखिए ये बी जो है हस्बैंड है ए एंड सी के, जो ए है ये फर्स्ट वाइफ है इनकी, एंड ये जो सी है ये सेकंड वाइफ है इनकी। अब सवाल ये उठता है कि सेक्शन 11 का बेनिफिट जो है जाकर अपनी शादी को वॉइड कौन डिक्लेयर करवा सकता है? क्या फर्स्ट वाइफ अपनी शादी को वॉइड डिक्लेयर करा सकती है, या सेकंड वाइफ जाकर सेक्शन 11 का फायदा उठाकर वॉइड डिक्लेयर करा सकती है अपनी शादी को? तो इस केस के अंदर ये हेल्ड हुआ कि जो फर्स्ट वाइफ है ना, ये सेक्शन 11 के तहत जाकर अपनी शादी को वॉइड डिक्लेयर नहीं करा सकती, ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड वाइफ है ये सेक्शन 11 के अंदर जाकर अपनी शादी को वॉइड डिक्लेयर करा सकती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे फर्स्ट वाइफ क्या कर सकती है फिर? फर्स्ट वाइफ के पास तो कोई रेमेडी ही नहीं बचा। तो जो फर्स्ट वाइफ है ये सेक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जाकर डिक्लेरेशन मांग सकती है कोर्ट से कि भाई आप, ये फर्स्ट वाइफ कोर्ट को कहेगी कि आप डिक्लेयर कीजिए बी और सी की जो शादी का रिलेशनशिप का जो स्टेटस है उसको डिक्लेयर कीजिए कि ये वॉइड है या क्या है या वैलिड है, राइट। लेकिन ये अपनी खुद की शादी को वॉइड डिक्लेयर नहीं करा सकती सेक्शन 11 के अंदर, क्योंकि इनकी तो वैलिड ही रहेगी क्योंकि ये फर्स्ट मैरिज थी। ऑल्दो जो सेकंड वाइफ है ये जा सकती है सेक्शन 11 के अंदर अपनी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कराने, लेकिन फर्स्ट वाइफ के पास अभी भी रेमेडी है, ये कोर्ट के पास जाएगी एसआरए के अंदर कि भाई आप डिक्लेयर कीजिए बी और सी के बीच के रिलेशनशिप का स्टेटस को, राइट, कि भाई वॉइड डिक्लेयर कीजिए। तो डिक्लेरेशन डिमांड कर सकती है ये। ऑल्दो ये अपनी खुद की शादी को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए सेक्शन 11 के अंदर कोई बेनिफिट नहीं ले सकती, क्योंकि इनकी शादी पहले हुई थी तो वो पहले वाली शादी हमेशा वैलिड ही रहेगी, वो वॉइड नहीं करवा सकती। लेकिन दूसरी बीवी अपनी शादी को वॉइड डिक्लेयर करा सकती है क्योंकि बी की पहले ही ए से शादी हो रखी थी। तो सेकेंड वाइफ सेक्शन 11 के अंदर बेसिकली इसका जस्ट ये है कि ये वॉइड डिक्लेयर करा सकती है, लेकिन फर्स्ट वाइफ डिक्लेरेशन डिमांड कर सकती है, उसके पास फिर भी रेमेडी है फर्स्ट वाइफ के पास, राइट। नाउ आई होप फर्स्ट पॉइंट मोनोगैमी वाला हर एंगल से हमें क्लियर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक जो जनरल रूल है वो तो यही है कि आप सिंगल मैरिज ही करोगे। अगर आपने इसका वायलेशन किया तो जो आपकी सेकेंड वाली जो मैरिज होगी वो वॉइड होगी, जो फर्स्ट वाली जो मैरिज है वही सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगी। दूसरी बात हमने इसके अंदर अलग अलग केसेस देखे कि भाई कोई ज्यादा क्लेवर बनता है पर्सन कि भाई हिंदू हूं मैं और हिंदू के अंदर तो एक ही शादी कर सकते हैं, और अभी मैंने एक शादी कर रखी है बट मुझे किसी और से भी शादी करनी है, अब तो मैं अपने आप को किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मैं दूसरी शादी कर लूं। तो इस तरीके से जो क्लेवर बन रहे थे लोग उस पर भी रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि जब तक आपकी हिंदू मैरिज के अंदर जो है शादी एग्जिस्ट कर रही है तब तक आप कन्वर्ट करके भी खुद को किसी और रिलीजन में, चाहे आप अपने आप को कन्वर्ट कर लो किसी और रिलीजन में, तब भी आप दूसरी शादी नहीं करवा सकते, ठीक है। और तीसरी बात ये कि वाइफ को सेक्शन 11 का डिस्प्यूट उठा कि फर्स्ट वाइफ अपनी शादी को वॉइड डिक्लेयर करा सकती है नहीं, तो इस केस से ये सॉल्व कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, फर्स्ट वाइफ सेक्शन 11 के अंदर वॉइड डिक्लेयर नहीं करा सकती, सिर्फ सेकेंड वाइफ ही करा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वाइफ के पास तब भी रेमेडी है कि वो कोर्ट से जाकर डिक्लेरेटरी डिमांड कर सकती है, डिक्लेरेशन डिमांड कर सकती है एसआरए के सेक्शन नंबर 34 के अंदर, राइट। अब दूसरी बात आती है कंसेंट की। फर्स्ट पॉइंट अच्छे से क्लियर है? कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए,
ओके, सेकंड पॉइंट आता है कंसेंट का, ठीक है। ऑल दो किसी पर्सन ने अपनी कंसेंट भी दे दी, लेकिन तब भी उसकी कंसेंट को वैलिड कंसेंट नहीं माना जाता। क्यों? क्यों? क्योंकि या तो वो पर्सन अनसाउंड माइंड का था, या तो उस पर्सन को कुछ मेंटल डिसऑर्डर था, ठीक है, या तो वो पर्सन इंसेन था। नाउ अनसाउंड माइंड, यू ऑल नो, ये जो सेकंड पॉइंट है मेंटल डिसऑर्डर, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनसाउंड है, इंसेन है, इसका मतलब ये है कि वो अनफिट है शादी के लिए, ठीक है। प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन वगैरह की जो बात आ जाती है उस टाइप उन चीजों के बारे में डील कर रहा है सेकंड पॉइंट, कि बेसिकली वो मैरिज के लिए अनफिट है, ठीक है। तो अगर उसने कंसेंट भी दे दिया तो दैट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट। एंड थर्ड पॉइंट इज इंसेनिटी, अगर वो इंसेन है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉट फिट फॉर मैरिज, या प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन ही नहीं कर सकता हूं, तब भी। तो इन तीनों केस में चाहे ये वाले पर्सन ने अपनी कंसेंट दे दी है मैरिज के लिए, लेकिन स्टिल उसको समझा जाएगा इट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट, राइट? ओके, तो ये कंसेंट वाला पॉइंट तो बहुत ही छोटा सा था, आई होप आपको समझ आ गया हो। अब जो बड़ी चीज है और इम्पोर्टेंट सबसे इन सारी चीजों में है वो है एज, राइट? तो कैन एनीबडी टेल मी कि एज क्या होती है शादी करवाने के लिए, गर्ल की या फिर एक बॉय की? यू कैन राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। ओके यामिनी, यू आर राइट। देखिए, अब हम बात करते हैं एज की, ठीक है। तो ब्राइड की एज, और पहले कितनी थी यामिनी? 21, यू आर राइट। पहले कितनी थी? अर्लियर व्हाट वाज द एज? या अर्लियर ब्राइड की जो एज होती थी पहले 18 होती थी, बट अब इसको 21 कर दिया है बढ़ाकर, राइट? देखिए, अब एज की बात करते हैं। आप सोचते होंगे, आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स के अंदर भी देखा होगा कि चाइल्ड मैरिजेस करा देते हैं, फिर पुलिस आ जाती है, उनके गार्डियंस को, उनके पेरेंट्स को लेके चली जाती है, राइट? इस तरीके का सीन इमेजिन करिए और फिर इस पॉइंट को समझिए। देखिए, अब उनके माता पिता सॉरी, या उनके गार्डियंस को तो पुलिस उठा के ले जाती है पनिशमेंट वनिशमेंट देने के लिए, लेकिन अब जो उन बच्चों की शादी हो चुकी है, अब उनका क्या होगा? क्योंकि उनकी शादी तो हो गई, हिंदू सेरेमनीज तो हो गई, सात फेरे वगैरह, मैंने आपको सेरेमनीज पढ़ाई थी ना, शास्त्रा और कस्टम वाली अलग अलग। अब वो सेरेमनीज तो हो गई हैं, तो अब बेशक उनकी एज छोटी है, जो एज दी गई है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, बेशक उनकी एज इससे कम है, तो क्या वो शादी वॉइड होगी? उनकी सेरेमनीज तो हो गई है, शादी तो हो गई है, पर एज कम है, तो क्या उनकी शादी वैलिड होगी या नहीं होगी? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन, ओके यामिनी, यू आर राइट, आई जस्ट रेड योर आंसर। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई एक तो इनकी एज छोटी है, इनकी एज कम है जो इसमें बता रखी है। दूसरी बात, एज कम है, शादी कर ली, और वो भी माता पिता की कंसेंट के बिना या फिर गार्डियंस की कंसेंट के बिना, तो इनकी शादी वॉइड होगी या वैलिड होगी? बताइए, बता सकते हैं? नो, यू आर रॉन्ग। ओके, चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं कि ये तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आपको जनरल बता रखा है कि एज इतनी होनी चाहिए, ब्राइड की एज इतनी होनी चाहिए, ग्रूम की एज इतनी होनी चाहिए। अगर आपने इससे कम वाले, ठीक है, ये जो एज है
इस एज से बिलो जिनकी एज है उस ब्राइड या उस ग्रूम की शादी करा दी तो आपको सेक्शन नंबर 18 के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी, राइट। तो ये तो रूल है, ठीक है। लेकिन इस रूल का वायलेशन हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। देखिए, इस ये खाली आपका रूल बता रखा है, अगर आपने रूल तोड़ा तो आपको 18 के अंदर जो है पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कहीं भी ये नहीं बोला गया कि वो मैरिज जो होगी वॉइड होगी। तो ये मैरिज क्या होगी, अगर एज जो है कम भी है, ये जो स्पेसिफाइड एज है, इस एज से इस ब्राइड की या ग्रूम की एज कम भी है और उनकी शादी करा दी गई है, तो वो शादी हमेशा वैलिड ही होगी, इवन इफ द एज इज लो। ठीक है, इवन इफ द ब्राइड्स एज इज बिलो 21 और ग्रूम्स एज इज बिलो 21, शादी हमेशा वैलिड ही रहेगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरी बात, अगर उनके गार्डियन की कंसेंट भी नहीं है, उनके गार्डियंस की कंसेंट नहीं है, उनके पेरेंट्स की कंसेंट नहीं है, तब भी उनकी शादी वैलिड होगी। ठीक है, वैलिड इवन इफ नो कंसेंट ऑफ गार्डियन और पेरेंट्स इज देयर। तो इस बात को कौन से केस में कहा गया वो भी लिख लीजिए। शिवानंदी वर्सेस भगवतमन। ठीक है, वैलिड होगी अगर कंसेंट नहीं भी होगी गार्डियन की या पेरेंट की। ठीक है, एजेस बिलो। तो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, राइट। यामिनी, इज इट क्लियर? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, नाउ आगे चलते हैं। देखिए, अब शादी तो हो गई, एज बिलो है या फिर गार्डियन या पेरेंट से जो है आपने कंसेंट नहीं ली, तब भी वैलिड हो गए, लेकिन कॉन्सिक्वेंस तो तब भी होंगे। ये रूल दिया गया है, किसी कारण से दिया है ना। बोला गया था अगर आप रूल तोड़ेंगे तो सेक्शन 18 के अंदर आपको सजा दी जाएगी। तो ऑल दो मैरिज वैलिड है लेकिन सजा तब भी दी जाएगी। लेकिन किसको सजा दी जाएगी? तो जिसने शादी प्रोक्योर की है, जिसने शादी कराई है, उसको सजा दी जाएगी, राइट। ओके, देखिए, अगर एज कम है वैलिड हुई, कंसेंट नहीं ली गार्डियंस की वैलिड हुई, लेकिन कॉन्सिक्वेंस आर ऑलवेज देयर क्योंकि आपने रूल तोड़ा है। शादी वैलिड है, ठीक है, एंजॉय करो, लेकिन पनिशमेंट दी जाएगी जिसने शादी को प्रोक्योर कराया है। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? पहली बात तो बताया है ऑलरेडी कि इसमें सिंपल और रिग्रेस दो तरीके की आपकी इम्प्रिजनमेंट होती हैं। तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, वो भी 2 सालों तक की, या फिर फाइन भी दिया जा सकता है 1 लाख रुपीज तक का, या फिर दोनों भी दिए जा सकते हैं। तो ये बात हो रही है हिंदू मैरिज एक्ट की। ये सब कुछ जो हमने बात की है, सारे पॉइंट्स ये बात की है हमने हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी अगर हुई है तो। लेकिन वैलिड ये तब है जब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी हुई है तो। लेकिन अगर ये शादी हुई होती होती स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, तो बताइए क्या ये शादी वैलिड होती? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स।
Okay, good, Yamini. I read your answer. Other students can also respond. Nobody is responding. Okay. चलिए, लेकिन ये हमने बात की हिंदू मैरिज एक्ट की कि एज जो है कम होगी तब भी वैलिड होगी, और कंसेंट जो है नहीं भी होगी पेरेंट्स की गार्डियंस की तब भी वैलिड होगी, जिसका मैंने आपको केस लॉ भी बताया। ऑल्दो सेक्शन 18 के अंदर जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है वो दी जाएगी जो प्रोक्योर करा रहा है मैरिज को। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशल मैरिज एक्ट की, अगर यही शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हुई होती तो ये मैरिज होती वॉइड। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तीसरी बात है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। प्रोहिबिशन ऑफ, अब बताइए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर हुई होती तो क्या होती ये शादी? Ma'am, can I speak? Yes, you want to answer this question? Yes, ma'am. Okay. Because I can't write it in one or two words. That's why. Okay. Under section 3, then such marriage will be voidable, and Okay, good. under section 12 and 14, such marriage will be void. Okay, and the children born from voidable marriage अगर हुए हैं तो उनका स्टेटस क्या होगा according to prohibition of child marriage act? Ma'am, I think they will be legitimate. Okay, good. You can mute yourself. देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वैलिड होगी, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर वॉइड होगी। अब एक कंसेप्ट आया वॉइडेबल का। वॉइडेबल का कंसेप्ट कहाँ आया? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो ये कहता है कि शादी वॉइडेबल होगी, ठीक है, और बेशक ये शादी को स्टेटस दिया गया है वॉइडेबल का, लेकिन जो इनके चिल्ड्रन होंगे वॉइडेबल मैरिज के अंदर, जो चाइल्ड का जो बॉर्न होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है कि चाइल्ड जो है लेजिटिमेट ही होगा। ठीक है, बेशक शादी वॉइडेबल है लेकिन जो चाइल्ड है वो लेजिटिमेट ही होगा। लेकिन वॉइडेबल तो कहा है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पे आप शादी को वॉइड भी डिक्लेयर करा सकते हो। तो वो कौन से ग्राउंड्स हैं? अब ये इसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो शादी कराई गई है फोर्सफुली या डिसीटफुल, धोखाधड़ी देके या फोर्सफुली शादी कराई गई है, किडनैपिंग वगैरह करके जो है शादी कराई गई है, या फिर आप सीरियल्स क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखते होंगे कि ब्राइड को गर्ल को खरीद के लाते हैं शादी कराने के लिए। तो अगर इन सारे सर्कमस्टांसेस में शादी कराई गई है तो इस शादी का स्टेटस होगा वॉइड। फोर्सफुली, डिसीटफुली, किडनैपिंग वगैरह करके पे प्राइस वगैरह हुआ है तो इन सारी चीजों पे जो स्टेटस होगा उस मैरिज का वो वॉइड होगा। अदरवाइज जो मैरिज होगी दैट विल बी वॉइडेबल, और जो चाइल्ड का जो है बर्थ होगा इस शादी के अंदर उसको लेजिटिमेट का ही स्टेटस दिया जाएगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट चाइल्ड। आई थिंक अब ये जो एज और मैरिज वाला जो कंसेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हिंदू मैरिज एक्ट वैलिड, एसएमए वॉइड, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट वॉइडेबल, किसी किसी सर्कमस्टांसेस में वॉइड होता है, कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस में वॉइड होता है, फोर्सफुली, डिसीटफुली, किडनैप वगैरह करा के कराई गई है शादी, पे प्राइस वगैरह हुआ है जिसमें खरीद के लाते हैं ब्राइड वगैरह को, तो इन सारी कंडीशन में वॉइड। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। बात करें सपिंदा या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की, तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, शादी कर ही नहीं सकते तो शादी क्या होगी? वॉइड। ठीक है, इन दोनों में वॉइड होगी। अब आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 7 के ऊपर, जो कि बात करता है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। अब सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज भी मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कौन कौन सी सेरेमनीज होती हैं। शास्त्रिक सेरेमनीज होती है, एक कस्टम सेरेमनीज होती है, राइट। अब उसको हम थोड़ा सा फर्दर और प्रोविजंस क्या दिए गए हैं लॉ के अंदर वो देखेंगे सेक्शन 7 के अंदर। तो कैन एनीबडी टेल मी सेक्शन 7 कहता क्या है?
बेसिकली जनरल उसका काम क्या है, मोटो क्या है सेक्शन 7 का, कौन सी शादियों को प्रोटेक्ट कर रहा है? Ma'am, if two persons are Hindu and they want to get married, then the essential ceremony performed by either of the parties' religion uh, will render the marriage valid. ओके, सो बेसिक मोटिव क्या है इसका वैसे? कैन यू एक्सप्लेन इट? Rather than to declare a marriage invalid outrightly, it gives the way to declare a marriage valid or consider a marriage valid. I don't know. ओके ओके, देखिए सेक्शन 7 बात किसकी कर रहा है? सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। तो किसी भी दो पर्सन जो की है एचएमए के अंदर जो है मैरिज करा रहे हैं अपनी, तो एक वैलिड मैरिज वैलिड मैरिड सॉरी वैलिड मैरिज होने के लिए उन्हें क्या फुलफिल करनी पड़ेंगी सारी की सारी, बताइए Ceremonies, कैसे conditions. वो? हाँ, सेरेमनीज कंप्लीट होनी चाहिए, और सेरेमनीज कंप्लीट तभी होंगी जब सेरेमनीज को परफॉर्म कराया जाएगा, राइट? सेरेमनीज को परफॉर्म कराया जाएगा। तो सेक्शन 7 पहले जो इन जनरल बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि आपको एक वैलिड मैरिज के अंदर आने के लिए आपको जो हिंदू मैरिज के हिसाब से सारी सेरेमनीज बताई गई हैं तो वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, परफॉर्म करनी पड़ेगी। कस्टम्स का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, सेरेमनीज का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे कि 7 फेरे होते हैं, अग्नि होती है, कन्यादान होता है, ये सारी मैंने आपको सेरेमनीज बताई थी ना लास्ट लेक्चर के अंदर। तो जो भी पर्सन हिंदू मैरिज, जिन दो पर्सन ने इन सेरेमनीज को कंप्लीट कर लिया तो माना जाएगा दे आर मैरिड, उनकी मैरिज जो है वैलिड मानी जाएगी। जैसे ही वो सेरेमनीज को कंप्लीट कर लेते हैं वैसे उनकी शादी वैलिड का स्टेटस दे दिया जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखना सो दैट आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की कोशिश भी किया जाए, आपको बताइए ये सेरेमनीज हो गई हैं या नहीं हुई, तो आपको बस ये याद रखना है जिन लोगों की सेरेमनीज हो गई, सेरेमनीज परफॉर्म हो गई, कंप्लीट हो गई, अब उनकी मैरिज वैलिड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन उठता है। अब ये जो सेक्शन 5 जो हमने अभी पढ़ा और जो सेक्शन 7 हमने पढ़ा, ये डायरेक्टली अटैक करते हैं किसको? सेक्शन नंबर, क्यों? क्योंकि 5 के अंदर हमें बता रहा था अलग अलग मैरिजेस के बारे में, ये वॉइड होगी, ये वैलिड होगी, राइट? तो उनके चिल्ड्रन क्या होंगे। लेकिन सेक्शन 7 में हमें बोल रहा है कि भाई जिन लोगों ने सेरेमनीज कंप्लीट कराई उनकी शादी जो है वैलिड होगी, और नहीं कराई तो वॉइड होगी, राइट? तो सेक्शन 16 आप मुझे अप्लाई करके बताइए कि जो इनके चाइल्ड का जो स्टेटस होगा वो लेजिटिमेट होगा या इलेजिटिमेट होगा? Ma'am, can you repeat the question? ओके, देखिए सेक्शन 7 के अंदर जिन लिखा है कि दो लोगों की मैरिज जो है अगर वो हुई है और उन्होंने सेरेमनीज कंप्लीट कर ली है, दो लोगों की सेरेमनीज 7 फेरे वगैरह जो भी होते हैं आपके हिंदूज के अंदर, ये कंप्लीट हो गए हैं तो उनकी शादी वैलिड है। तो उनके चिल्ड्रन को भी प्रोटेक्शन दी गई है ना? तो उनका चिल्ड्रन लेजिटिमेट ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि शादी वैलिड है। लेकिन लेकिन सेक्शन 16 में कहा गया है कि भाई अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये जो सेक्शन 7 वाला पॉइंट ये जो है यही पूरा नहीं हुआ, सेरेमनीज परफॉर्म ही नहीं हुई, तो उनका चाइल्ड क्या होगा?
valid. उनका चाइल्ड, सेरेमनीज तो कंप्लीट नहीं हुई ना, जिनकी सेरेमनीज कंप्लीट हो गई उनकी शादी वैलिड हो गई, उनका चाइल्ड भी लेजिटिमेट होगा। जिनकी सेरेमनीज नहीं कंप्लीट हुई हैं तो यानी कि उनकी शादी भी वैलिड नहीं होगी अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, तो उनका चाइल्ड क्या होगा? Illegitimate. ठीक है। और सेक्शन 5 के अंदर हमने अलग अलग चीजें पढ़ी थी, लिख देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्हें लेते हैं कि कहा गया था इनकी शादी, अगर ये लोग शादी करा लेते हैं ना तो ये वॉइड ही मानी जाएगी। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कहा गया था कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप वाले अगर शादी करा देते हैं तो इनकी शादी वॉइड होगी। लाइक मैंने आपको बताया था ना, अंकल एंड नीस ले लो आप एग्जाम्पल, तो ये शादी नहीं कर सकते, वॉइड होगी, है ना। पर इन्होंने शादी कर ली, सेरेमनीज कर ली, और सेक्शन 7 के अंदर कहा था जिनकी सेरेमनीज कंप्लीट हो गई, जिनकी सेरेमनीज कंप्लीट हो गई उनकी शादी वैलिड है। ठीक है, तो इनकी अब जो है सेरेमनीज कंप्लीट हो गई है, और सेक्शन 7 ने कहा था जिनकी सेरेमनीज कंप्लीट हो गई उनकी शादी वैलिड है। तो अब अगर कोई चिल्ड्रन हुआ तो उसका स्टेटस क्या होगा? ऑल्दो ये रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड था, ऑल्दो ये शादी नहीं कर सकते, करेंगे तो वॉइड होगी, लेकिन सेरेमनीज कंप्लीट हुई थी। सेक्शन 7 में सेरेमनीज की बात की गई, सेरेमनीज कंप्लीट हुई थी। तो अब क्या सेक्शन 16 इनके चाइल्ड को प्रोटेक्ट करेगा? क्या वो लेजिटिमेट होगा? No. योर आंसर इज रॉन्ग। देखिए, सेक्शन 5 के अंदर कहा तो गया, सॉरी, सेक्शन 5 के अंदर आपको कहा तो गया कि ये रिलेशनशिप जो है ये प्रोहिबिटेड है, इसके अंदर आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम सेरेमनीज तो फुलफिल हुई ना, सेरेमनीज तो हुई कम से कम, है ना। सेक्शन 7 के हिसाब से सेरेमनीज तो हुई कम से कम, तो उनके चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा, उनके चाइल्ड को स्टेटस दिया जाएगा लेजिटिमेट का। ठीक है, उनका चाइल्ड लेजिटिमेट होगा। तो सेक्शन 5 का हमेशा याद रखना, बेशक इन सारे रिलेशनशिप को बोला गया है कि वायलेट हुआ तो वॉइड होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन अगर इन लोगों की सेरेमनीज जो है कंप्लीट हो गई हैं तो उनके चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर लेगा सेक्शन नंबर 16। ठीक है, वो लेजिटिमेट ही होगा। लेकिन अदरवाइज सेक्शन नंबर 7 उन लोगों को तो बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करेगा जिनकी सेरेमनीज भी नहीं हुई हैं। तो जिन लोगों की सेरेमनीज भी नहीं हुई है शादी की, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से उनके चिल्ड्रन को लेजिटिमेट का स्टेटस नहीं दिया गया, उनके जो चाइल्ड होंगे उनको एक तरीके से बास्टर्ड की जो है टर्म जो है यूज की गई है। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना, सेक्शन नंबर 5 के अंदर ये जो रिलेशनशिप्स है ऑल्दो ये प्रोहिबिटेड है, ये सपिंदा के अंदर आते हैं, लेकिन कम से कम इनकी सेरेमनीज तो परफॉर्म हुई है, तो सेक्शन नंबर 16 इनके चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर लेता है और उन्हें लेजिटिमेट का स्टेटस दे देगा। बट ऑल्दो जिनकी सेरेमनीज भी नहीं परफॉर्म हुई हैं उनके चिल्ड्रन को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई है सेक्शन नंबर 16। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोई डाउट्स है तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग टुडेज लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल IJS लॉ क्लासेस।